पहली बात तो ये क्लासिकल स्टोरी जैसी ही है, बहुत लंबी स्टोरी है। अगर मैं तुम्हें इसको अगर रिपीट मोड में पढ़ा दूं तो 5 मिनट लगती हैं, और पहली बार पढ़ाऊंगा तो कम से कम 50 मिनट लगती हैं। दोनों बातों में इतना डिफरेंस है, 5 मिनट और 50 मिनट का अंतर है, तुम्हें ध्यान से समझना। तुम सभी लोगों को एक तो छोटे मोटे ज्ञान होंगे शायद, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ से कहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टा। करंट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, है ना। बेसिक सी बात। क्लासिकल स्टोरी वापस से वही चीज, मतलब पहली अटेम्प्ट में तो काफी लेंथी, बहुत खतरनाक सिस्टम माना जाता है, लेकिन देखते हैं अगर है क्या चीज। ठीक है, बहुत बढ़िया पेशेंस चाहिए इसको पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी। लेकिन इस चीज को पढ़ने से पहले सभी लोग इस टॉपिक का नाम लिखें, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखें भाई, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ध्यान से बात समझते हैं, शुरू करते हैं सारी कार्रवाई। क्या मान ले, फांसी लगा ले, मजा कस के हमें क्या। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें है क्यों नहीं है, वो तो मैंने ऐसे फ्लो में कह दिया। नहीं, बालक रोज आते हैं कभी कभी, मतलब मैंने इतनी गलत बात क्यों कह दी, खुदा लग जाता है। कोई बात नहीं, लीव, कहने भी नहीं चाहिए ऐसे। पर अपन लोगों की बॉडी ऐसा है नहीं, मतलब सहन कर रखती है चीज़ों को। गर्मी है, गर्मी सह लेंगे यार, ज़्यादा सर्दी सह लेंगे, किसी से किचियाते नहीं है। ओ भैया गर्मी पसीना पसीना, ठीक है पता है इतने स्टेबल। खैर सब दिन देखे हैं ना, इस वजह से। हाँ भाई, सभी लोग ध्यान से बात समझें। इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले सभी लोग एक बहुत छोटी सी बात बता सकते हैं, व्हाट इज ब्लड करंट। फ्लो ऑफ ब्लड इज कॉल्ड ब्लड करंट। अच्छा, व्हाट इज विंड करंट। विंड करंट सुना है तुमने, हवा का बहना, करंट यानी कि बहना कुल मिला के। तुम लोगों ने शायद वो वाले सवाल करे थे कभी मैथ्स में, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तुम सभी जिनके पास में भी 11th-12th की मैथ है, उन्हें अनुमान तो लगी गया होगा कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में बात आती है, उसी में वाटर करंट निकालना, मतलब कि पानी की पीछे की बहने की स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर करंट। तो पानी का बहना है वाटर करंट, ब्लड का बहना है ब्लड करंट। तो किस चीज का बहना है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना है, इसको इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बेसिक सी छोटी सी बात है, क्लासिकल स्टोरी नहीं है। तो पहले तो इन छोटी मोटी बातों को लिखते हुए चलें। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, in per unit time is called electric current, is called electric current। ठीक है, उसके बाद में अगली काम की चीज कि हम लोग जानते हैं कि सब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला ऐसी डेफिनेशन से दुनिया बना लेती है। वो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। ऐसा हम लोगों को कहना की अनुमान है। अच्छा, इसी बात को अगर मैं तुमसे सिंबलों की फॉर्म में लिखूं तो करंट का सिंबल क्या होता है, आई। चार्ज का क्या बनेगा, क्यू, और टाइम का क्या होता है, टी। तो और छोटी कहानी है कि आई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में टी। और इसके अंदर अगर अपन लोग थोड़ी थोड़ी यूनिटों के ऊपर भी चले जाएं तो इसकी यूनिट सभी लोगों को शायद आइडिया तो होगा ही। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और टाइम की होती है सेकंड, यानी कूलाम पर सेकंड इसकी फॉर्मूला यूनिट। और इसकी एक फेमस यूनिट और है, फेमस यूनिट कौन सी है इसकी, एम्पियर, AMPRE एम्पियर। अच्छा, एक बहुत काम की बात निकल के आती है, करंट कैसी क्वांटिटी है, इसके अलावा वेक्टर। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर। तुम लोगों ने कुछ ऐसा भी सुना होगा, टेंसर वेंसर जैसा। मैं नहीं बताया वैसे तो कभी कभी, पर एक्चुअली में पहली जो डिमांड है इट इज स्केलर क्वांटिटी। पहली बात, इट इज स्केलर क्वांटिटी। और तुम लोग समझते हो कि तुम्हें स्केलर और वेक्टर बताना इंपॉर्टेंट क्यों है, बताओ। अगर स्केलर बोल दिया तो सीधी सीधी बात है कि सिंपल जुड़ जाएगी, सिंपल कट जाएगी। वेक्टर बोला तो चक्कर पड़ता है। वो जो फॉर्मूला है ना, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, वो वेक्टर में लगता है। इसके अलावा तो कोई झंझट ही नहीं है। लेकिन ये पहला जवाब है। कुछ लोग तुमसे ऐसा ही बोलेंगे कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, वो सब तो ठीक है यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। टेंसर क्वांटिटी हम उन्हें कहते हैं जो जिनके पास में इसके पास डायरेक्शन भी है कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, कुछ ना कुछ है, लेकिन ये किस लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो। ये डू नॉट मतलब ऐड तो होती है पर डू नॉट फॉलो
पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, इसको फॉलो नहीं करते कुछ नहीं। तुम्हें बस ये ध्यान रखना कि पहला जवाब करंट इज स्केलर क्वांटिटी, पहला जवाब बस। अच्छा, उसके बाद में सभी को करंट की डायरेक्शन पता होगी, जहां तक डायरेक्शन ऑफ आई, यानी कि करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जबकि अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोली जाए तो कहां से कहां होती है, उल्टा। ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन उल्टे फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, ध्यान से भी लोग और काम की बात है जाने। करंट जिस मशीन से नापा जाता है, जिस डिवाइस से नापा जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ करंट इज डन बाय मशीन, उसका नाम अमीटर, एमीटर, जो तुम पढ़ते हो सब कुछ सही लगेगा। और अमीटर का सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है एक सिंपल सा ए। अमीटर हमेशा किस में लगेगा, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होता है, इस वजह से। अच्छा, मेरी स्पीड इस जगह तो काफी सही गई है। और एक काम की बात, एक और मशीन है जो कल छोटे मोटे करंट को नापती है और पता लगाती है, गैल्वेनोमीटर है ना, करंट का डिटेक्शन करने का, छोटा मोटा करंट नापने का काम भी उसका ही है। तो गैल्वेनोमीटर नाम की मशीन और पाई जाती है। हम लोग आगे जाके भविष्य में कभी पढ़ेंगे कि अमीटर को गैल्वेनोमीटर वगैरह कन्वर्जन कैसे किया जाता है। पहली बात करंट का छोटा मोटा बेसिक सा ज्ञान। अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं कि सभी लोग इस मामले में बिल्कुल अपनी नॉलेज को शार्प रखेंगे कि 10 की पावर 3 यानी कि 1000 मिली एम्पियर, यानी कितने एम्पियर? एक। छोटे छोटे मिली 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 मिला के एक, जैसे कि मीटर मिला के 1000 बनता है 1 मीटर किलोमीटर, वैसे करके 10 की पावर 3 मिली एम्पियर मिला के 1 एम्पियर, 10 की पावर 6 माइक्रो एम्पियर मिला के 1 एम्पियर। ये बहुत छोटी मोटी बात है, मैं जानबूझ के ऐसी खींच दी। मतलब हमें कहीं ना कहीं करंट का छोटा मोटा ज्ञान होगा कि बिजली यानी कि चार्ज का फ्लो होना और कितने समय फ्लो करता है, वो बहुत मायने रखता है। अगर हमारी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स 1 नैनो सेकंड के लिए गए और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स 1 साल में पास किए, तो वो 1 नैनो सेकंड तुम्हारे जीवन की बहुत बहुमूल्य सेकंड कहलाएगी। अगर कम समय में ज्यादा पास हुए, मतलब कि झटका ज्यादा तेज लगेगा, मरने की संभावना बन सकती है। तो पता है कि हमारे इन तारों में लगभग कितना करंट पास होता है? इस बात को बताने से पहले मान लो मैं तुम्हें बात बोलता हूँ कि तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा है, उस आदमी को 10 एम्पियर का करंट लगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से। अब मैं बताता हूँ फर्क पड़ेगा। हमारे घर में जो करंट फ्लो करता है ना वायरों में, वो एवरेज 2, 2.5, 3, 4, 5 एम्पियर होता है। जिस आदमी को 10 लगा, अब हिसाब लगाएं कि हमारे घरों में जो करंट फ्लो होता है वो 2, 2.5, 3, 4, 5 के आसपास है। तो 10 लगने वाला तो बहुत घातक करंट है। ये 10 बस नहीं है ना, कि 10 ही तो लगा है बस। तो हर 10 के पीछे बस नहीं लग जाता। वो 10 एम्पियर उसकी जानलेवा हालत का कारण बनेगा। ठीक है, इसीलिए इस बात को समझें कि घरों में पाए जाने वाला 2, 3, 2.5 मिली एम्पियर करंट भी काफी, 2.5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर काफी अच्छा करंट है। कोई मामूली करंट नहीं है, सब 2 ही तो है, काफी है वो 2। ठीक है, इस बात को समझे, क्योंकि छोटे मोटे पैरामीटर बहुत अवश्य है। मतलब ये वाली बात तो चलो ठीक है बताई थी मैंने, पर ये वाला फील भी तो आना चाहिए कि मैं किसी से बोलता हूँ जब किसी आदमी को 100 एम्पियर का करंट लगा। अब समझ में आता है कि 100 का मतलब क्या है। 100 बहुत भारी मात्रा करंट हो जाता है। लेकिन हमें इसी कहानी को ना बहुत बड़े लेवल पे पढ़ना है कि सब करंट इज क्यू अपॉन में टी और ऐसा कुछ। लेकिन करंट में मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहते कैसे हैं, क्या है उसके अंदर की इंटरनल स्टडी, हमें उसके बारे में समझना है। क्या बैटरी का काम इलेक्ट्रॉन को देना होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से किसी भी मेटल में, मतलब कि कॉपर में, सिल्वर में पहले से पाए जाते हैं, किसी भी धातु में पहले से पाए जाते हैं। तो मतलब मैं तुमसे कहता हूं कि मान लो अपने पास में ये एक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मान लो ये लोहे का तार है, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ है, तो मैंने अगर इसको अब टच किया तो मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा? इलेक्ट्रॉन तो है ना इसमें। दुनिया की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी एटम से मिलकर बनी है, और एटम में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जब मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ, ये चोबा है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, मैंने इसको टच किया, मुझे करंट क्यों नहीं लगा? अगर इंटरनल फिनोमेना क्या है, मतलब करंट किसे कहते हैं? क्या किसी धातु में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाँ जी होते हैं। तो फिर हमें नॉर्मली करंट क्यों नहीं लगता? धातु में कुछ ना कुछ हमें मतलब नॉलेज शार्प होनी चाहिए। और ये सारी बातें थोड़ी सी शार्प लेवल तक पहुंचाने के लिए तो बहुत सी चीजों को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि बैटरी का काम किसी भी तार को इलेक्ट्रॉन देना नहीं है। तार में इलेक्ट्रॉन्स पहले से पाए जाते हैं, उसको चलाना है। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल, सबमर्सिबल का काम पानी बनाना होता है, पानी बनाती है नहीं, वो पानी सप्लाई करती है,
पानी पहले से पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, सबमर्सिबल अपनी ताकत से उस पानी को उठाती है, पानी बनाती नहीं है, बैटरी करंट बनाती नहीं है। बैटरी अपनी ताकत से किसी धातु में पाए जाने वाले, किसी मेटल में पाए जाने इलेक्ट्रॉन्स को चलाती है। ठीक वैसे जैसे कि सबमर्सिबल का पानी बनाना नहीं है, पानी को सप्लाई करवाना है, अपनी ताकत से उसको उठाना है। तो बैटरी वो ताकत है जो किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉन्स को चलाने का काम करती है, और उसी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। और इसी कहानी को जब तुम डीप लेवल में पढ़ने जा रहे हो, उसी का नाम है क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट। ये तो बेसिक सी फाउंडेशन किसी 10वीं के बच्चे तक को पता होती है, इसलिए सभी लोग सही टॉपिक का नाम डालें जो कि हम लोग अब डालते हैं, दैट इज क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट। मैंने 2 बोल दिया है, हालांकि चैप्टर के मैप के अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट। क्लासिकल स्टोरी ऑफ करंट, इसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं, मतलब स्टडी है कुल मिला के एक अच्छी खासी है। मैंने तुम्हें बहुत से सवालों के साथ छोड़ भी दिया, जब दुनिया की सभी चीजों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो फिर क्यों नहीं लगता करंट हमें टच करके, क्यों लकड़ी में करंट बन जाता है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्या होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी तो सवाल है। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक डीप चीज को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये क्लासिकल स्टोरी काफी लेंदी होगी, इस बात को ध्यान रखना। मैं तो पहले डिस्क्लेमर दिया, मतलब अगर मुझे इसको रिपीट करवाना हो ना, मुझे 5 मिनट लगेंगे, बिल्कुल कट टू कट 5 मिनट कट टू कट सब समझ में आता है, पर पहली स्टेज में नहीं। देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो ये एक वायर है, अच्छी खासी वायर है। इस वायर के अंदर एटम्स पाए जाते होंगे, ऑब्वियसली एटम्स तो होंगे इसके अंदर। एटम में अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। अपने काम का एक आदमी बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रॉन। अब मैं तुमसे कहता हूं कि हमने इसको बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दिया, मतलब किसी वायर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। इसको रखने का मतलब अगर मैं तुम्हें हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा मानो कि बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको हमने जब कैपेसिटर से जोड़ा था, कैपेसिटर की एक प्लेट पे क्या आती है पॉजिटिव, एक पे क्या आता है, तो मान लो तुमने उसके बीच में किसी तार को रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव से। मतलब मैं लिख के कर सकता हूं ना, मतलब समझाने के लिए, इसका कैपेसिटर से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे अपने पास में ये कैपेसिटर है, इस पर यहाँ पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज है नेगेटिव। अब अगर मैंने इसमें किसी वायर को रख दिया, तो बताओ पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही होंगी, प्लस से माइनस की होगी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हारे लिए टॉपिक लेंथी क्यों है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कहानी कहां से शुरू होगी कहां खत्म होगी। जब एक बार कहानी स्टार्टिंग से फुल स्टॉप लग जाती है ना, तो पता होता है सफर कहां खत्म होगा। तुम किसी भी ट्रैवलिंग में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और जब आप शाम को लौट के आते हो, तो लौट के आने वाला टाइम हमारे दिमाग में कभी कभी फिनोमेना देता है कि जल्दी पहुंच गए यार। जब लौट के आते हैं, तो जब जाते हैं तब तो बड़ा लंबा लगता है, लौट के आने में ऐसा महसूस होता है जल्दी पहुंच गए। हम पहुंचे तो नहीं जल्दी, रोड छोटी तो नहीं हो गई। पर स्टार्टिंग में क्या है कि हम लोग जब शुरू करते हैं, तुम्हें पता नहीं कि फाइनल लॉक कितनी देर बाद लगेगा। तुम्हारा ब्रेन वेट करता है कि ये पहला टॉपिक फिनिश होके दूसरी में कब जाएंगे, तो उस वेट को छोड़ दो। जहां पे चल रहे हो बात को बस ध्यान से देखना, और जब ये फुल स्टॉप हो जाए तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि सफर दोबारा में काफी छोटा लगेगा। खैर, हम अगर किसी वायर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये एक्सटर्नल फील्ड है। तुम्हें बस एक छोटी सी बात ये समझनी है कि यहाँ नेगेटिव देख के क्या पनप जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव देख के तार के अंदर क्या पनपेगा नेगेटिव। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव। तुम इतना बता दो कि नेट फील्ड कितना बचा, नेट धातु में फील्ड कितना बचता है, किसी मेटल में कितना फील्ड बचता है, 0। किसी भी धातु में जो फील्ड है, मतलब अगर बाहर 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो किसी भी मेटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो अंदर भी अपने 100 बना देता है, और जो नेट बचता है 100 जाने का 100 आने का, घट के कितना रह गया, 0 फील्ड रह जाता है किसी भी प्लेट के अंदर, किसी भी धातु के अंदर, किसी वायर के अंदर। जो अगर हम लोग बाहर से फील्ड लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड ई एक्सटर्नल। हमने बाहर से फील्ड लगा दिया, ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। और फील्ड कहां से कहां जाता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। ये कहानियां करवाना बहुत जरूरी हो जाता है स्टार्टिंग में, मतलब हम कुछ तो पढ़ें जो डीप जैसा महसूस करें। ऊपर से फॉर्मूला लिख देना पूरी पढ़ाई नहीं है। खैर, इस नेगेटिव को देख के इस जगह पर जो पनपेगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर जो पनपेगा वो कौन सा होगा,
नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वायर के अंदर भी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल। तुम्हें बस ये बताना है कि ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल के होने से ई नेट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वायर एक मेटल है और मेटल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो उसको पूरा का पूरा काट देगा, तो ई नेट बचा 0, सबसे पहली चीज तो ये। अच्छा, ई नेट 0 होने का मतलब यहाँ पे कोई ताकत नहीं लग रही है। अगर कोई ताकत नहीं लग रही है तो सीधी सीधी बात ये भी है कि इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन सब चल नहीं रहे होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आराम से बिना किसी ताकत के चैन से बैठे होंगे, ये चैन से नहीं बैठते। ये अभी का जो टाइम चल रहा है दैट इज गर्मियां, सर्दियों में भी गर्मी तो होती है, मतलब तापमान कितना होता है सर्दियों में, टेम्परेचर मतलब खूब ठंडे दिन में कितना टेम्परेचर होता है यहाँ का, 4 5 6 7 8 5 मान लेता हूं मैं, ये 5 0 के मुकाबले तो गर्म है, ये जो 5 है वो 0 के मुकाबले तो ज्यादा ही गर्म है। ये 5, जैसे कि मैं तुमसे बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, नल जब चलाते हैं तो सर्दियों में पानी गर्म क्यों आता है, गर्मियों में ठंडा क्यों आता है, बताओ। नल जब चलाते हैं तो पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों आता है, क्या अंदर के पानी पे इंपैक्ट पड़ता है, नहीं, वो तो बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब हमारे अंदर का जो पानी है पृथ्वी के अंदर वो 25 है और अभी गर्मियां है यानी 43 है, तो 25 वाला जब हम पे पड़ेगा तो अच्छा लगेगा, ठंडा लगेगा। सर्दियों में तापमान हो जाता है 5, 25 वाला जब पड़ेगा वो घूमना महसूस होगा, गर्म लगता है, तो वो तो फिक्स है। कुल मिला के 25 ठंडा की गर्म, 25 43 के मुकाबले ठंडा है और 25 5 के मुकाबले गर्म है। खैर इस बात को मैं तुमसे क्यों कहता हूँ सुनो। पहली बात तो ये कि फील्ड के बाहरी फील्ड के होने से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का कहीं ना कहीं उल्टा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे खड़े रहने चाहिए और वो खड़े नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इस तार पे बाहर से एक एनर्जी और लगती है, उसका नाम होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी यानी कि हीट, और हीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रुकते नहीं। जैसे कमरे के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते होंगे, मॉलिक्यूल्स, और गर्मी की वजह से मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेट करते होंगे, चलते होंगे लगातार। तो थर्मल एनर्जी की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडम डायरेक्शनों में लगातार चलते हैं। थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शंस में लगातार चलते रहते हैं, कोई फिक्स दिशा नहीं है, लगातार कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। और इनकी जो थर्मल वेलोसिटी होती है, ये वाली जो इनकी स्पीड होती है, वो लगभग, इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो लगभग पाई जाती है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास थर्मल वेलोसिटी चलते हैं। क्या ये फिक्स नंबर है? नहीं, ये फिक्स नंबर नहीं है। क्योंकि फिक्स नहीं है तो उसको थोड़ा सेट किया जाए ऐसे करके, लगभग इतना, कम या ज्यादा बहुत वैलिड है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग स्पीड होगी। क्या इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स स्पीड है? नहीं। इस बात को मैं तुम्हें क्यों समझाना चाह रहा हूँ सुनो। अगर अपने पास में कोई भी वायर बिना बैटरी के रखा हुआ है, कोई तार, इससे कोई डंडा नहीं जुड़ा हुआ, ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। क्या इलेक्ट्रॉन्स किसी फिक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं? नहीं, कोई कहीं कोई कहीं कोई किसी अलग अलग दिशा में चल रहा है। अलग अलग दिशा में चलने की जो कारण है वो कौन है? इसकी थर्मल एनर्जी, कमरे की हीट, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। अब ये तो पहली बात हुई किसी वायर की नॉर्मल स्टेट की। अगर वायर नॉर्मली रखा है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फिक्स नहीं है। अगर उनका मोशन फिक्स नहीं है, इस बात को थोड़ा सा और सेट करके चलते हैं। ये थर्मल वेलोसिटी हटा देता हूं मैं, थर्मल स्पीड का कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अब एक बात सुनो, अब तुम्हें बहुत छोटी सी बात का ज्ञान देना है। मैं तुमसे पूछता हूं कि जरा बताओगे इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, एक एक करके तुम क्या ही बताओगे, मुझे सारी बातें कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश की है जानबूझ के। अब मैं तुम्हें वापस से कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले इस कहानी को लिखते हुए चले साथ के साथ। थोड़ी सी अजीबोगरीब है स्टार्टिंग, ऑब्वियसली थोड़ी सी ब्रिलियंट है, इसकी काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। कि इलेक्ट्रॉन्स बिना बैटरी के जिस कारण से चल रहे होते हैं वो हीट एनर्जी होती है, और उसकी स्पीड एवरेजन 10 की पावर 5 के आसपास रहती है। एवरेजन मतलब कोई फिक्स मीटर नहीं है, कम ज्यादा बिल्कुल हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड, पूरा उसी पे डिपेंड करेगा।
तार के इस वाले हिस्से पे क्या जमा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, इस वाले हिस्से पे कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। इसी को सेट कर लूंगा बस मैं। इसमें ना बहुत से छोटे मोटे पैरामीटर बहुत आते हैं, जैसे एसिलेशन जानते हो तुम लोग, क्या मतलब होता है, एसिलेटर किसे कहते हैं, गाड़ी में एसिलेटर का काम क्या है, स्पीड को बढ़ाना। अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी गाड़ी का एसिलेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मेरी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ रही है, गाड़ी चल रही है वो तो अलग बात है, बढ़ रही है, 10 से 12, 12 14, 14 16, स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है। अगर मैं कहता हूँ एसिलेशन 0 है, मतलब गाड़ी रेस्ट पे नहीं है, गाड़ी फिक्स स्पीड से चल रही है, 50 पे थी, 50 पे पंजा दबा हुआ है, 50 पे ही चल रही है कांस्टेंट, ना कम ना ज्यादा। एक्सीलरेशन का मतलब उसके मोशन से नहीं है, उसकी स्पीड के बढ़ने या ना बढ़ने से। चलो कोई नहीं, पुरानी फिजिक्स से हम लोग यहीं पे आ जाते हैं नोट फेर के, अपने पास में यही अपने आप में एक महान टॉपिक बन जाता है इस वजह से। तो पहली बात तो ये कुछ दिमाग में गया कि कोई भी वायर जो नॉर्मली रखी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कैसा होता है, पहले तो रैंडम, वो किसी फिक्स दिशा में नहीं होते। दूसरी बात, उस इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हीट, कमरे में या फिर किसी भी जगह पे पाई जाने वाली हीट। अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से सुने, मैं तुम्हें बहुत छोटी छोटी बात बोलने जा रहा हूं। मैंने इस डायग्राम को दोबारा से बनाया और इस डायग्राम के अंदर अगली काम की चीज यही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और इस करके ये ई, मतलब इस पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैंने मान ली u1, जिस स्पीड से चल रहा है ये u1 है, कोई होगी कोई सी स्पीड, अगले की स्पीड मैंने कहीं और मान ली u2, इसकी मान ली मैंने u3, इनका रैंडम मोशन दिखाने के लिए मैं एरो का इस्तेमाल कर रहा हूँ u4, और इसकी मान ली मैंने un, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर तुम्हें आइडिया नहीं है तो लगभग किसी मेटल के अंदर 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी पाई जाती है। 10⁻29 का नंबर तुम ऐसे आइडिया लगाना कि हमारा जो सन है ना, सन का मास होता है 2 × 10 की पावर 30, और किसी भी मेटल पाए जाए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है 10 की पावर 29, लगभग इतना। और समझोगे तो हमारी पृथ्वी का मास है 6 × 10 की पावर 24 kg, और किसी एक छोटे से वायर में इतने इलेक्ट्रॉन्स लगभग पाए जाते हैं हर मीटर क्यूब में। पृथ्वी का वजन देख लो और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देख लो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है अपने पास में, किसी भी तार में कमी नहीं है। खैर, चीज को समझते हैं, सुनना है। रैंडम मोशन है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे कोई गलत, कैसे भी करके। तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि इसकी स्पीड का एवरेज कैसे निकालोगे, बताओ। हम एवरेज निकालते कैसे हैं, सभी नंबरों को जोड़ते हैं और फिर किससे डिवाइड देंगे, जितने वो नंबर हैं। तो स्पीड का एवरेज निकालते हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस, और ऐसे करते करते आगे un, और किससे डिवाइड करेंगे, n से। और मैं जब तुम्हारे सामने इसका आंसर लिखूंगा तो तुम्हें शायद अच्छा भी लगे, फिर सवाल भी आ जाएगी 0 है। किसी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है उसका एवरेज कितना है, 0। एवरेज 0 होने का मतलब ये कि अगर हम लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, भाई ये वाला यहाँ जा रहा है 2 की स्पीड से, और एक और कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा जो पीछे आ रहा होगा कितने से, -2 से, तो 2 और 2 कट पिट के 0। मतलब किसी भी वायर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज गति है वो 0 मानी जाती है, वो नहीं चल रहा है। एवरेज कोई ना कोई किसी का अपोज कर ही रहा होगा, ये 0 हो ऐसा पॉसिबल 100% नहीं है, पर ऑलमोस्ट 0 होती है। कोई किसी का अपोज करता है, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई किसी का उल्टा है। इसलिए किसी वायर में थर्मल एनर्जी की वजह से, मतलब हीट की वजह से रैंडम मोशन हुआ, और रैंडम मोशन से जो वेलोसिटी बनती है उन सभी इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी मानी जाती है, 0। इस बात का तुम्हें एक ध्यान और रखना है। अब वापस से बात सुनना। पहली बात तो ये कि ई नेट 0 होने से वो चलते नहीं है, और चलाती कौन है, गर्मी। और गर्मी के चलने से उनकी चाल की गति का एवरेज कितना होता है, 0। 2 बातें ऐसे करके बहुत से टर्म निकलेंगे, हौले करके निकलेंगे। अच्छा, अब तीसरी बात पे आते हैं, ध्यान से वो सुनो। तीसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास में है, इसमें 2 काम के वर्ड और आएंगे। ये वायर, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज,
इसमें ऑब्वियसली मैंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाया, इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये पहला, 1 2 3। तो वायर किससे मिलके बनी होती है? एटम से। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मान लो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा के यहां गया, फिर यहां से टकरा के यहां गया, इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हुए रैंडम मोशन में हैं। तुम ध्यान से बात समझो, इसके पहले टकराव और दूसरे टकराव के बीच में कुछ ना कुछ सही, लेकिन एक आध नैनो सेकंड का फर्क तो आया होगा। मतलब इस जगह से इस जगह जाने में, किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में थोड़ा बहुत टाइम लगा होगा, बीच में एक आध नैनो सेकंड ही लगी होगी, पर लगी होगी। तो किन्हीं भी दो टकराव के बीच में लगने वाले टाइम को, इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो जब वो लगातार टकराया, सब यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, तो मेरे टकराव के बीच में, मतलब मैं यहाँ से यहाँ टकराता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ टकराता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ टकराया, तो दोनों टकराव के बीच में कुछ ना कुछ क्या लगता होगा? टाइम। ऐसा है कि मतलब हम जब यहाँ से वहां टकराएंगे तो शायद 1 सेकंड लगी वहां जाने में, फिर 2 लगी वहां जाने में, फिर 0.1 सेकंड लगी इस जगह आने में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच के जो टकराव होता है, उस टकराव के समय को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, हाँ जी, टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन। टाइम टेकन बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, दो लगातार कॉलिजन के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन के दो टकराव के बीच में जो समय लगा, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। साहब मुझे इतने सेकंड का रिलैक्स मिला, मतलब मैं इससे टकराया, 2 सेकंड आराम किया, फिर टकरा गया, फिर 1 सेकंड आराम किया, फिर टकरा गया, फिर 2.5 सेकंड आराम किया, फिर टकरा गया। तो जो समय में मिला उसको बीच में शांति मिल रही है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अगर इस टाइम का एवरेज निकालोगे तो टाइम का एवरेज कैसे निकलेगा बताओगे? पहला वाला टाइम T1, ये वाला T2, ये वाला, तो टाइम का एवरेज कैसे निकलेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस और ऐसे करके Tn, और किससे डिवाइड करेंगे? n से। स्पीड के एवरेज को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? UAVG। टाइम के एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, थोड़ा टेढ़ा सा T बना दिया, इसको पढ़ते हैं टाउ। अभी मम्मी ने इस्तेमाल किया था वर्ड टाउ, दैट इज कॉल्ड टाउ। ये करके मतलब बहुत सी प्लॉटिंग है, कुछ छोटी मोटी चीज नहीं चल रही, मैं तुम्हें साफ बताऊं, लेकिन है ना अभी तुम्हें ये आइडिया नहीं कि बंद कब होगा, ये इसे लेंथ ज्यादा है। पहली बात, जब इलेक्ट्रॉन रैंडम चल रहे हैं तो आपस में टकरा रहे होंगे, तो उनके टकराव के बीच में जो टाइम है, उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। जब वो चल रहे हैं तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, उनकी स्पीड का एवरेज कितना होता है? 0। पर टाइम का एवरेज 0 नहीं हो सकता, टाइम 0 नहीं हो सकता। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, टाइम को थोड़ी काटेगा। मतलब जैसे मैंने तुमसे बोला था कि सब 2 मीटर पर सेकंड आगे और -2 पीछे, तो कट गया। टाइम ऐसे थोड़ी चलता है, 1 सेकंड आगे, -1 पीछे। थोड़ा सोचने वाली चीज है। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, प्लस माइनस में चलती है, लेकिन टाइम प्लस माइनस में नहीं चलता। टाइम तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसको 0 नहीं कह सकते तुम लोग। तो इलेक्ट्रॉन्स के सभी टकराव के बीच की डिस्टेंस, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सही तरह से बना दूं। जब इलेक्ट्रॉन रैंडम चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के रैंडम चलने में ठीक इलेक्ट्रॉन यहां से इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकरा गया, फिर इससे टकराया, तो उसके उस सभी टकराव है, तो टकराव के बीच का पहला टाइम क्या कहलाएगा? T1, अगला T2, अगला T3, ऐसे करके टकराए, ये वाला टाइम क्या कहलाएगा? Tn। तो दो टकराव के बीच के समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उसकी चलने की स्पीड को हम लोग उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। अभी रिलैक्सेशन टाइम नाम के वर्ड एंट्री कर चुका है, एवरेज ने एंट्री की है। अभी इसी बीच में एक चीज और समझो, जब वो टकराएगा तो टकराते टाइम पे थोड़ी बहुत क्या कवर करेगा? डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह जाने में हम लोग कुछ समय भी लगाएंगे और कुछ ना कुछ दूरी भी तय करते हैं। ये दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं λ1, पहली दूरी। दूसरी क्या बोलेंगे? λ2। तीसरी क्या कहलाएगी? λ3। और ऐसे करते हैं λ4, λ5, और ऐसे आखिरी वाली क्या कहलाएगी? λn।
तो दो टकराव के बीच के समय को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और उन्हीं टकराव के बीच में तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। एक्चुअली कहते तो उसको फ्री पाथ है। उसको फ्री पाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो फिक्स नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं, कहीं से भी कहीं, कहीं से भी कहीं निकल के चला जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और तुम लोग इस बात को समझ लो कि मुझे तुम्हारे अंदर की फीलिंग पता है। ये जो कहानी चल रही है उसे तुम सुन रहे हो, लिख रहे हो, और कहना कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है सब, इस कहानी को मुझे लिखना है कि नहीं, फिलहाल तो लिखना ही है। ललित बातों को जो मैं सुना रहा हूं ना, तो जितना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा बेस्ट ज्यादा है, कनेक्ट होने में टाइम लगता है, कुछ खास नहीं। खैर, पहली चीज, दो इलेक्ट्रॉन के टकराव के बीच के टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। और उसके बीच में तय की गई दूरी क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। फ्री पाथ क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रास्ता फिक्स नहीं है, वो कभी भी कोई सा भी कहीं भी टकरा सकता है। इस पूरे टकराव के पीछे का रीजन कौन है? एनर्जी। अच्छा, अब अगर इसका एवरेज निकालें तो इसका एवरेज तुम लोग कैसे निकालोगे? ये सवाल भी आता है। फ्री पाथ का एवरेज कैसे निकलेगा? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 और करते करते कब तक? λn अपॉन में n। टाइम के एवरेज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। ठीक, इसकी स्पेलिंग शायद तुम्हें TAU दिखाई दे, मैंने जानबूझ के नहीं लिखी है। और डिस्टेंस के एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। और क्योंकि हमने एवरेज निकाला इसीलिए इसका नाम पड़ता है मीन फ्री पाथ, कि एवरेजली इलेक्ट्रॉन इतनी डिस्टेंस कवर करता है। तो सबसे पहली काम की चीज कि हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेगा तो उसका एवरेज जीरो, टाइम जीरो नहीं होगा, टाइम को हम लोग टाउ बोलेंगे। उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, वो डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा बोलेंगे। ये तुम्हारा तीसरा पड़ाव हुआ। अब चौथे पड़ाव को देखना, और चौथा पड़ाव काफी फाइनल अच्छा पड़ाव होता है। क्लासिकल स्टोरी फिनिश होने तक दिमाग में नहीं पहुंचती, और दाएं बाएं करा नहीं जाएगा, ऐसे सेट पर लिखो, कोई नहीं, थोड़ा सा नहीं। मेरी फ्री बात कभी और भी सुना है क्या? तुम्हारा एक चैप्टर था, कौन सा? केटीजी था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे खतरनाक डेरिवेशन थी मीन फ्री बात की। उसको एक बार कराने के बाद दोबारा कराने की हिम्मत भी नहीं हो पाती फिर। हेमंत ने वो डेरिवेशन छोड़ी भी थी, उस दिन एब्सेंट था। हाँ। अच्छा जी, अब जरा इसी में चौथी बात पे आते हैं। एक तो ये बहुत सेट है कि मैं तुम्हें पॉइंटों में लेके चल रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे सामने चार बातें करनी है। पहले ई नेट जीरो, फिर एवरेज वेलोसिटी जीरो, उसके बाद में टाउ यानी कि टाइम का एवरेज, और मीन फ्री पाथ यानी कि डिस्टेंस का एवरेज। अब इसका चौथा पड़ाव देखना। ये अपने पास में वही तार है, इस पर कैसा है? पॉजिटिव, और इस पर कैसा है? नेगेटिव। ये चैप्टर इसकी पहली शक्ल जो तुम पढ़ रहे हो उससे काफी खूबसूरत है, पर जा नहीं सकते ना पहली शक्ल देखे बिना। ठीक, मैंने अब जाके इसको बैटरी से कनेक्ट किया, और बैटरी के कनेक्शन होने से क्या काम बनेगा बात समझना। बैटरी कनेक्ट होती है, ये वाला डंडा कौन सा होता है? नेगेटिव, और ये वाला कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो हम लोगों ने जैसे इसमें बैटरी को कनेक्ट किया, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा, और यहां पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि अगर 100 फील्ड इधर है तो 100 फील्ड इधर भी थी, नेट फील्ड कितनी रह गई थी? जीरो। हाँ जी, सुनो, स्टार्टिंग में एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट था कि अगर आगे की फील्ड 100 है तो तार के अंदर की फील्ड भी 100 थी, और नेट क्या बचा था? जीरो। लेकिन अब सुनो, पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के कम होने से, पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के कम होने से अंदर की फील्ड भी बाहर की फील्ड से कम हो जाएगी। अगर बाहर पहले 100 और अंदर भी पहले 100 था तो कम होके कितना बचा था? जीरो।
लेकिन अब बाहर तो 100 ही है बैटरी की वजह से 100 ही है, लेकिन अंदर यहाँ पॉजिटिव और कम नेगेटिव दोनों हो गए, तो अंदर 90 रह गया। अब नेट कितना बचा? 10। कुल मिला के नेट 0 नहीं बचा बैटरी के लगने से। यहाँ पे बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है पहले 0 थी, लेकिन अब 0 नहीं रह जाएगी। और अब 0 ना रह जाने का रीजन कौन है? रीजन ये है कि जैसे ही हम उसमें कोई पोटेंशियल बोले तो बैटरी कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल आने के हम लोगों ने जैसे ही बैटरी को कनेक्ट किया, बैटरी के कनेक्ट करते ही वायर के अंदर वायर बैटरी कनेक्ट होते ही इसका जो पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन है, पॉजिटिव एक्यूमुलेशन विल डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन मतलब जमा होना, एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होना, विल डिक्रीज। पॉजिटिव चार्ज का जो जमावट थी वो कम हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज की जमावट भी कम हो जाएगी। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की जमावट कम होने से नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन ऑल्सो डिक्रीज। बैटरी के जुड़ते ही यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, और पॉजिटिव और नेगेटिव कम होती, बाहर 100 था, अब अंदर 100 नहीं बचा, अंदर 90 रह गया, तो नेट 0 नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। पहले उसको मूव कौन करा रही थी? हीट। अब नहीं, अब तो बैटरी मूव कराएगी उसको, क्योंकि अब बाहर वाला इंपैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट है, क्योंकि अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा कम हो चुका है बैटरी के लगने से। अब ई नेट 0 नहीं है, और अगर ई नेट 0 नहीं है तो नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है टू मूव इलेक्ट्रॉन। अब हम इलेक्ट्रॉन को अपने दम पे मूव कराएंगे, ना कि किसकी हेल्प से? हीट की हेल्प से। अब इलेक्ट्रॉन बैटरी के लगने से मूव करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि बैटरी ने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कम किया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसमें सबसे पहली काम की चीज, अब तक जो इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहा था हीट की वजह से रैंडम, लेकिन बैटरी के लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ऑल इलेक्ट्रॉन विल मूव इन सेम डायरेक्शन। वो एक दिशा में इकट्ठा मूव करेंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसी के मूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट का बनना। बैटरी के लगने से सबसे पहली बात किस चीज में डिक्रीज हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो 0 नहीं रह गई, और अगर 0 नहीं है यानी कि यहाँ पे विद्युत का प्रभाव है, बिजली का ताकत कुछ ना कुछ लगी रहा है, और बिजली की ताकत अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना स्टार्ट करेगी। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन रैंडम चल रहे थे, अब रैंडम नहीं चलेंगे, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे। ये पॉजिटिव वाला डंडा है ना, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब एक साथ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, रैंडम मोशन में नहीं आएंगे, सबके सब इकट्ठा चलेंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सब सेम डायरेक्शन को फॉलो करने वाले हैं। क्या इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही होगी? हाँ, किसकी लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, मैंने चौथा पॉइंट तुम्हारे सामने सेट किया कि बैटरी के लगने से क्या डिक्रीज होता है? ई नेट 0 नहीं बचेगा। अगर 0 नहीं बचेगा यानी कि इन पे कोई ना कोई ताकत महसूस होगी, अगर ताकत महसूस होगी तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब एक साथ चलेंगे तो इसी इलेक्ट्रॉन के चलने को हम लोग क्या कहते हैं? करंट का बनना। अब ध्यान से बात सुनो कि हाँ, इलेक्ट्रॉन फोर्स लग रही है। अपने पास में फोर्स के कितने फॉर्मूले हुए हैं आज तक? सबसे पहला फॉर्मूला, फोर्स का पहला फॉर्मूला बोल दो, F इक्वल्स टू ma, पहला फॉर्मूला। और एक मैं बोलता हूं F इक्वल्स टू में QE, बहुत दिन से चल रहा लगातार। Q में Q क्या चीज है? चार्ज, और E क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। M में M क्या चीज है? मास, और A क्या चीज है? एक्सेलरेशन। तो मैं तुम्हें दोनों फॉर्मूलों को इक्वल डालने के लिए बोलता हूं, तुम जैसे ही इक्वल डालोगे बन जाएगा ma इक्वल टू में QE। तो मुझे एक बात बता दो, तार के अंदर क्या चीज चलती है? क्या इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है जी, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्या इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है? हाँ, होता है, 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg। इलेक्ट्रॉन में मास भी है और इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज भी है। जैसे तुम्हारे बारे में बात की जाए, जैसे कि मान लो अपने पास में कुर्सी के बारे में बात की जाए,
कुछ पे मास है, चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे मास भी है, चार्ज भी है। इलेक्ट्रॉन इस वायर में फ्लो कर रहा है, तो हमने Ma और QE दोनों को इक्वल में डाला। और ध्यान से देखते हैं, यहां से सभी लोग एक्सेलरेशन देखना, Q की जगह पे इसमें फ्लो कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव, इसीलिए माइनस के E इलेक्ट्रिक फील्ड और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा? M। इसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसमें E क्या चीज है? कैपिटल E क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब 0 नहीं है, क्योंकि बैटरी के लगने से उसका प्रभाव कुछ ना कुछ बनना शुरू हो गया। इसमें M क्या चीज है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या चीज है? चार्ज। 1.6 10 की माइनस के 19। आगे नेगेटिव क्यों लगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो 5वें पॉइंट में हम लोगों ने फॉर्मूले को लिखा। और अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड का लगातार बढ़ना या घटना। इस जगह बढ़ना ही है। क्या तुम्हारे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक्सेलरेशन है, तो इनकी स्पीड लगातार बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। हमारे इलेक्ट्रॉन्स के पास में पहला सवाल, क्या इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक्सेलरेशन है जी। क्या इनकी स्पीड बढ़नी चाहिए? सब बढ़नी तो चाहिए। हमारे एक नेताजी हैं, तुम सब लोग जानते हो उन्हें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनकी भाषण कला कितनी अच्छी है। उन्होंने देखी उनकी भाषण की कला, कि मतलब वो इस तरह से भाषण देते हैं कि हर आदमी को बुलवा देंगे। जैसे कि हमारे देश में स्वच्छता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो आदमी 10 दिन से नहीं नहाया वो भी एक बार कह देगा हाँ जी होनी तो चाहिए। तुम्हें कुछ उसी फ्लो में आना है। बात समझो, क्या अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक्सेलरेशन है? हाँ जी है। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी? बढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड नहीं बढ़ती। इलेक्ट्रॉन फिक्स स्पीड से चलता है। उसका रीजन जानेंगे, पहले मैं लिखता हूं। देखो, इसको लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वायर हैव एक्सेलरेशन। तार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक्सेलरेशन पाया जाता है। एंड इवन आफ्टर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी, इवन आफ्टर द एक्सेलरेशन दे मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दे मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होने के बाद भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हैं, वो फिक्स स्पीड से ही चलते हैं। यहां पे ब्रैकेट छोड़ देना। इलेक्ट्रॉन्स पे एक्सेलरेशन है तो उसके बावजूद भी वो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल बनता है क्यों? मतलब एक्सेलरेशन है फिर भी स्पीड फिक्स क्यों है जी? एक्सेलरेशन है तो स्पीड तो बदलनी चाहिए ना, मतलब ज्यादा होनी चाहिए, लगातार बढ़नी चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ रहा इलेक्ट्रॉन? उसकी स्पीड तेज क्यों नहीं हो रही है? एक्सेलरेशन मतलब यही होता है कि लगातार स्पीड 10 से 12, 12 से 15 ऐसे बढ़ती चाहिए, पर नहीं बढ़ता। उसका रीजन बताता हूं मैं तुम्हें। बिकॉज, वो रीजन सुने, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स, टकराने को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कॉलिजन। बिकॉज इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली हैव collision with atoms of wire, उनको हम लोग बोलते हैं कर्नल्स, KERNEL। एक और होता है कर्नल की स्पेलिंग, कर्नल COLONEL, ये भी कर्नल है। इसमें कहीं पे आर नहीं है, पर हाँ इसको ये पढ़ते हैं COL। ये वो वाला है, आर्मी वाला, जो आर्मी में सेना में होते हैं, दिस इज। पर हमारा ये अलग है। बात समझो, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन होने के बाद भी उनकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वो लगातार टकराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इस बात का मतलब ये है कि ध्यान से अगर हम सुने तो अपनी ये जो वायर थी, इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, छठवां। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जैसे अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ती है, इनके आगे एटम भी हैं, तार एटमों से मिलकर बना होगा। स्पीड बढ़ती ही इनसे टकरा जाते हैं, फिर स्लो पड़ जाएंगे, फिर स्लो हो गए।
एक्सेलरेशन है तो ये अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश दोबारा से करेंगे, लेकिन जैसे ही टकराएंगे टकराते वापस से कैसे हो जाएंगे, स्लो। अच्छा फिर स्लो हो गए। इनके पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन होने के कारण ये बार बार अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन तार के एटमों से टकरा टकरा के लगातार उनकी स्पीड कैसी हो जाती है, कांस्टेंट। वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव कर रहे हैं। एक बहुत सिंपल बेसिक सवाल पूछा ही जाता दरअसल कि क्या तार में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सेलरेशन होता है? हाँ जी। तो एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी उनकी स्पीड फिक्स क्यों होती है? क्योंकि जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लगातार जो वायर का मटेरियल है वो उनको रोक देता है। तो एक एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी उनकी स्पीड रुक रुक के कांस्टेंट हो गई है। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि तेज चलें, पर वो तेज चल नहीं पा रहे हैं। और उनकी इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को फिजिक्स में बहुत फेमस नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस चीज को लिखें, बहुत सी काम के वर्ड है इसके अंदर। पहली बात, क्या अपने एटम के मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास में एक्सेलरेशन है तो क्या उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी वो फिक्स स्पीड से क्यों चलता है? क्योंकि लगातार वायर का मटेरियल उसको रोक रहा है। उस मटेरियल को हम लोगों ने कर्नल नाम दिया और इसका मतलब ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉन फिक्स स्पीड से जाएगा और उस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत बहुत सिंपल चीज अगर सिंपली बोली जाए तो किसी भी तार में इलेक्ट्रॉन भाग तो रहे हैं लेकिन फिक्स स्पीड से। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज तेज चल रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा। इलेक्ट्रॉन में रेस नहीं है, वो सभी कांस्टेंट स्पीड चलते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन एन एवरेज जो पाई जाती है वो 10 की पावर माइनस के 4 मीटर पर सेकंड के आसपास ऑन एन एवरेज होती है। एक नंबर अलग अलग वायर्स का अलग अलग होगा, इस वजह से ऑन एन एवरेज बोल दिया गया। ये फिक्स है, फिर भी कांस्टेंट है ये लगभग, लेकिन इसका फॉर्मूला भी है, इसे बदल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखना ये अभी तक 5वां पॉइंट। अब अपन लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाएंगे। क्लासिकल स्टोरी क्लासिकल है तुम। ये लिख दिया सबने? सुने एफ लिखो। सभी लोगों को शायद इक्वेशन ऑफ मोशन याद होती होगी, एक v इक्वल्स टू यू प्लस at शायद याद होगी। इसमें v क्या चीज है? वेलोसिटी। u क्या चीज है? इनिशियल वेलोसिटी। a माने एक्सेलरेशन, t यानी कि टाइम। तो सुनो, अगर हम लोग बहुत ध्यान से वैल्यूज को पुट करें तो v यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताओ अपने वायर की एवरेज इनिशियल स्पीड क्या थी? इनिशियली सभी स्पीड का एवरेज कितना था? 0। इसका एक्सेलरेशन कितना है? अभी लिखा है जस्ट माइनस के ई बाई एम इंटू में टाइम का एवरेज क्या था? टाउ, दैट इज टाउ। तो अपने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है दैट इज थोड़ा लंबा खींच के, शुद्ध लंबे खींच के टी बाई एम। देखना माइनस टी बाई एम ऐसे याद होगा। टी इसमें टी क्या चीज है? रिलैक्सेशन टाइम टाउ। मैंने भले उनको सीधा बना दिया पर वो टेढ़ा ही है। ई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें ई क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। और एम क्या चीज है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, दुनिया जानती है। मास होता है 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg। तुम दुनिया में आज आ गए जो ये जानता है कि इसका मास इतना होता है, ये तुम पहले से थे इस दुनिया में। माइनस के 1.6 10 के माइनस के 19 कूलम में। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी और रिएक्शन टाइम भी लगभग अलग अलग ही होता है। ठीक है, ये टी बाई एम थोड़ा लंबा खींच के ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखने वाली चीज। वापस से इसमें ई क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको बनवाने वाला कौन होता है? बैटरी। बैटरी की वजह से वो थोड़ा चलने के काबिल बन पाते हैं। अच्छा, और कनेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने तो बहुत से सवालों का जवाब नहीं दिया ना कि कैसे अब ये करंट क्यों नहीं लग रहा है। ठीक है, वो आ जाएंगे। सुनो, अपने पास में इस वायर में हमने जो बैटरी कनेक्ट की है, इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? V। इसके द्वारा बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E।
इस वायर की लेंथ कितनी है? L। तो क्या तुम्हारे पास में कोई फॉर्मूला था जिसमें पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वो था V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई में R। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया V इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई में R एंड डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस काम कौन कर रहा है? लेंथ। अगर यहाँ से तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो निकल के आ जाएगी V अपॉन में L इक्वल्स टू में E। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे V अपॉन L भी पुट कर सकते हैं, और इस जगह पे फॉर्मूला बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस के टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे V अपॉन में L, V अपॉन में ML। इसको भी थोड़ा लंबा खींच के याद करना। ये ML कहां से आया? E की जगह पे क्या रखा है? V अपॉन L, E की जगह पे V अपॉन में L, तो उसको लंबा खींचेंगे तो TV अपॉन ML। दो फॉर्मूले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, दोनों सेम है। एक है T बाई M और एक है TV बाई ML। ठीक है, वो लार्ज साउंड आनी चाहिए, उससे तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें मेमोरी में सेट रहेगा, क्योंकि ये याद करना भी ये गेम है। और इस जगह पे कहानी में बहुत छोटी सी बात एंट्री हो जाती है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन आफ्टर हैविंग द एक्सेलरेशन इन ए वायर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब किसी भी तार के अंदर एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स स्पीड से चलना ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। उसका फॉर्मूला T बाई M और TV बाई ML। इसमें ये E इंटू आर एल रिलेशन बना के उस वैल्यू को पुट करवाया गया है। तुमने कितने पन्ने लिखे? सबका एवरेज 2, 2.5। हाँ, तो 20 लोगों का एवरेज कैसे निकलेगा? सभी के पन्ने डिवाइड बाई 20। तुमने इसमें 3 बार एवरेज निकाला। पहला एवरेज 0 है, टाइम का एवरेज टाउ है, और डिस्टेंस का एवरेज लैम्डा। और डिस्टेंस के एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। तुमने किस चीज का फॉर्मूला निकाला वो तुम्हें पता? ये फॉर्मूला किस चीज का है? ये है क्या चीज? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और सभी लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं किसे कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फिक्स स्पीड। और इसमें खासियत क्या है? इसमें एक्सेलरेशन होने के बाद भी स्पीड फिक्स है। उसका रीजन कौन है? वायर के एटम्स, वायर के मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम लोग कर्नल्स कहते हैं, वो उसका रीजन है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है ड्यू टू कर्नल्स के कारण वो फिक्स वेलोसिटी से चल रहा है। और उस वेलोसिटी का फॉर्मूला T बाई M या फिर TV बाई ML है। मतलब क्लासिकल स्टोरी सच में क्लासिकल है, कोई ऐसे खेल नहीं है। क्या हमसे क्लासिकल स्टोरी पेपर में पूछी जाती है? हाँ, ये ड्राइव करने को आ भी सकता है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लिखने के बाद में विद लैंग्वेज तरीके से, मतलब इतना भी काफी होता है जैसा हम लिख रहे हैं। पर अक्सर जो आता है वो इससे अगला टॉपिक है वैसे तो। पर ये भी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आता नहीं है, ठीक है, सब बढ़िया है। तुमने पेपर में हल्ला कम लिया करो, चीज़ों को समझो पहले, तो उसके बाद में बढ़िया जाती हैं। अपन लोगों को तो समझ के तो याद है ना, इस वजह से। कोई बस फॉर्मूला मत भूलना। और अक्सर प्रैक्टिकल एग्जामिनर वगैरह व्हाटएवर जो भी आते हैं ऐसे सिंपल ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फॉर्मूला ही बता दे, चल अपने मन से कोई चैप्टर ले ले। नहीं लेता तो खुद ही पूछ लेते हैं। तो बेसिक सवाल है, जनरल सवाल, जैसे कि 10वीं का सब जनरल सवाल क्या है? फिजिक्स में ओम्स लॉ क्या होता है? जनरल सवाल है, समय समझाता रहेगा तुम्हें। अच्छा भाई, अब जरा टॉपिक नंबर 2 का नाम बताओ, क्या लिखा है? वो समझ के लिखा है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस टॉपिक की उत्पत्ति कहां से हो रही है, वो उत्पत्ति के बातों को समझिए। नंबर 3 लगना चाहिए, हालांकि वो 2 लगा तुम्हारे, कोई बात नहीं। सुनो,
सीधी सीधी बात है कि साहब अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तभी तो करंट बनेगा। इलेक्ट्रॉन को चलने को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके चलने से करंट बनता है। तो करंट के बनने में और उसके चलने में क्या फॉर्मूला है, क्या रिलेशन है, वो कैसे कनेक्ट होता है। रिलेशन मतलब कुछ कोई वैसा रिलेशन नहीं ढूंढना तुम्हें, तुम्हें उनके बीच का फॉर्मूला सेटअप करना है। सीधी सीधी बात है कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट बनेगा, तो उसकी चाल में और करंट के बनने में फॉर्मूला क्या निकल के आता है। फॉर्मूला बहुत फेमस है, फॉर्मूला है बीना, लाइब्रेरी वैली में ये बीना ही है, सच में ही बीना है, कोई वैसा नहीं है लिटरली। और ये ड्राइवर अब कैसे उसे होगा वो सब चीज याद तो रहेगा ना एटलीस्ट। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला I इक्वल्स टू में बीना, ENA लिख लो। ये ड्राइव करना है पर याद होना चाहिए पहले तो। बीना में ये मॉडर्न अकेडमी में आने से पहले बीना नहीं था, कुछ और था, तो हम एन आगे अलग अलग बोल देते थे। बीना, इसमें वी क्या चीज है, उसमें डी क्या चीज है, कुछ नहीं, एक ही है वी डी। ई क्या चीज है, ए क्या चीज होती होगी लगभग, ए एरिया। आई क्या चीज है, करंट। और एन क्या चीज है, नंबर डेंसिटी। कुछ होता होगा, मतलब तुम्हें क्या पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम, उसको हम लोग एन कहते हैं। अच्छा, इसकी कहानी की स्टार्टिंग किस जगह से होगी उसको एक बार बस लिख लो, डायग्राम बना दो। एक हमारे पास में ये कोई वायर है, ये कोई वायर बैटरी से कनेक्ट है, उसमें करंट जा रहा है आई नाम का, उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बना लो ऐसे करके। एक समय पे जाके एहसास हो गया, चैप्टर तो मतलब स्टार्टिंग में तो आदमी कांप जाएगा ऐसे देखकर, वैसे तो बहुत बढ़िया था ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे, यहां से ऐसे बना लें। इलेक्ट्रॉन के चलने की स्पीड क्या होगी, बीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तार में, हर एक तार की डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो उसमें नंबर इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, इसलिए हम डेंसिटी से डील करेंगे। डेंसिटी नाम के चक्कर को समझाने में टाइम लगेगा, पर ठीक है, इतना लिख दे, डायग्राम बना दें एक बार कि आई नाम का करंट है, इलेक्ट्रॉन्स की चाल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टॉपिक क्यों आया, उस टॉपिक के बारे में समझो। इलेक्ट्रॉन चलेंगे तभी तो क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की रफ्तार में उनके करंट के बनने में क्या कनेक्शन है, चलने की स्पीड में और करंट के बनने में वो कनेक्शन पढ़ना, और उस कनेक्शन का ही नाम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इस कार्यवाही को तुम लोग कल करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास में ये बहुत लेंथी टॉपिक है रिवाइज करने के लिए, इसे रिवाइज कर लेना।